मेरा नाम प्रिया है। उम्र 20 साल और मैं सेकेंड ईयर की छात्र हूँ। देखने में मैं सामान्य लड़कियों से थोड़ी अलग थी। शायद इसीलिए लोग अक्सर मुझे खूबसूरत कह देते थे। लेकिन उस खूबसूरती ने मेरी ज़िंदगी में जो जहर घोला, उसका अंदाज़ा मुझे तब नहीं था। गर्मियों की छुट्टियाँ शुरू होते ही कॉलेज की भागदौड़ से थोड़ी राहत मिली थी। मन में कई योजनाएं थी कि इस बार किताबें पढ़ूंगी, दोस्तों के साथ घूमूंगी और खुद के लिए समय निकालूंगी। लेकिन मेरी सारी योजनाएं उस दिन ख़त्म हो गई जब मम्मी ने सुबह सुबह कहा कि अब जब कॉलेज बंद है तो घर की जिम्मेदारी मुझे संभालनी होगी, क्योंकि घर की सहायिका अचानक छुट्टी पर चली गई थी और मम्मी पापा दोनों नौकरी करते थे। पापा और मम्मी एक ही कंपनी में काम करते थे। सुबह निकल जाते और रात को थके हारे लौटते। ऐसे में पूरे घर की जिम्मेदारी अपने आप मेरे कंधों पर आ गई थी। सुबह जल्दी उठकर पूरे घर की सफाई, बर्तन, कपड़े, खाना और बाकी काम करते करते शाम हो जाती और शरीर इतना थक जाता कि लगता जैसे सारी ताकत निचुड़ गई हो। मेरा छोटा भाई आदित्य मुझसे कुछ साल छोटा था। कॉलेज में पढ़ता था, छुट्टियों के कारण घर पर ही रहता था। शुरू में वह अपने दोस्तों में ही व्यस्त रहता था, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतने लगे मैंने महसूस किया कि वह मुझ पर कुछ ज़्यादा ही ध्यान देने लगा है। अगर मैं थक की हुई दिखती तो पानी ला कर देता, कभी दूध बनाकर लाने लगता, कभी कहता दीदी आप बैठो मैं काम कर देता हूँ। मुझे अच्छा लगता था कि मेरा भाई मेरा ख्याल रखता है, इसलिए मैंने कभी उस पर शक नहीं किया। एक दिन जब पूरा घर साफ करके मैं अपने कमरे में लेटी तो शरीर दर्द से टूट रहा था। तभी आदित्य आया और बोला कि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, वह मेरे लिए दूध लेकर आएगा। उसके जाने के बाद मुझे सच में अच्छा लगा कि कोई तो है जो मेरी हालत समझ रहा है। जब वह दूध लेकर लौटा तो मैंने मुस्कुराकर उसे धन्यवाद कहा और लेट गई। उसने कहा कि वह मेरा सिर दबा देगा ताकि मुझे आराम मिल सके। मुझे कोई आपत्ति नहीं थी, आखिर वह मेरा भाई था। उसके हाथों में अजीब सी ठंडक और सुकून थी। सिर दबाते दबाते मुझे नींद आने लगी और मैं गहरी नींद में चली गई। पता ही नहीं चला कब शाम से रात हो गई। जब मेरी आँख खुली तो मम्मी की आवाज़ सुनाई दी। घड़ी देखी तो रात के 9 बज चुके थे। मैं घबरा गई कि इतना लंबा कैसे सो गई। उठते ही चक्कर आए, दीवार पकड़नी पड़ी। उस दिन पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मेरी थकान सामान्य नहीं है। खाने की टेबल पर सब बैठे थे। आदित्य मेरी प्लेट में खाना डाल रहा था और मम्मी से कह रहा था कि मुझ पर काम का बोझ कम डाले। उसकी बातों में अपनापन था, लेकिन मुझे खुद पर अजीब सा बोझ महसूस हो रहा था, जैसे शरीर मेरे साथ नहीं दे रहा था। अगले कुछ दिनों में आदित्य का व्यवहार और बदलने लगा। वह हर वक्त मेरे आसपास रहने लगा। अगर मैं कमरे में अकेली होती तो कोई ना कोई बहाना बनाकर आ जाता। कभी कहता दीदी पानी पी लो, कभी सिर दबाने लगता, कभी बस चुपचाप बैठकर मुझे देखता रहता। उसकी नज़रों में अब पहले जैसा भाई वाला अपनापन नहीं दिखता था, बल्कि कुछ ऐसा था जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। मैं खुद को समझाती रही कि शायद मैं ज़्यादा सोच रही हूँ, आखिर वह मेरा भाई है। लेकिन मन में किसी कोने में एक अजीब सी बेचैनी घर करने लगी थी। रातें अब और डरावनी हो गई थी। नींद में बार बार ऐसा महसूस होता है जैसे कोई मेरे पास बैठा हो, कोई मेरे बालों को सहला रहा है, कोई मेरी सांसों को बहुत करीब से महसूस कर रहा है। मैं चाहकर भी हिल नहीं पाती थी। कई बार आँख खुलती तो सब सामान्य लगता, लेकिन शरीर का दर्द और कपड़ों की हालत कुछ और ही कहानी बयां करती थी। एक सुबह जब मैं उठी तो सिर इतना चकरा रहा था कि मुझे बिस्तर से उठने में भी डर लग रहा था। कपड़े बेतरबी थे, पंखा बंद था और शरीर पसीने से भीगा हुआ था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि रात में क्या हुआ। मैंने खुद को संभाल कर बाथरूम में देखा तो हालात और ख़राब लगी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैंने पूरी रात कई भारी मेहनत की हो। बाहर आई तो आदित्य पहले से ही किचन में था। वह मुझे देखकर मुस्कुराया और बोला दीदी आज आप बहुत थकी हुई लग रही हैं, मैं आपके लिए नाश्ता बना देता हूँ। उसके आवाज़ में अजीब सा आत्मविश्वास था, जैसे वह मुझसे ज़्यादा जानता हो। दिन के समय भी मुझे आराम नहीं मिल पा रहा था। थोड़ी देर लेटती तो आँख लग जाती और उठते ही फिर वही कमज़ोरी और दर्द। आदित्य अब खुलकर मेरे बालों को छूने लगा था, कभी सिर की मालिश के बहाने, कभी तेल लगाने के बहाने। मैं मना करती तो कहता कि दीदी आप बहुत काम करती हैं, आपका ख्याल रखना मेरा फ़र्ज़ है। उसकी बातों में एक अजीब सा अधिकार झलकने लगा था। एक दिन मैंने देखा कि उसके पास फिर से काफ़ी पैसे थे। वह फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था और धीमी आवाज़ में हंस रहा था। मुझे देखते ही उसने फ़ोन काट दिया। मेरा शक और गहरा हो गया। उसी दिन शाम को वह अपने कुछ दोस्तों को फिर से घर ले आया। वे सब मुझसे उम्र में बड़े थे और उनकी नज़रें मुझे असहज कर रही थी। मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया। दिल तेज़ी से धड़क रहा था। बाहर से उनकी हंसी
मज़ाक की आवाज़ें आ रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे मैं अपने ही घर में सुरक्षित नहीं हूँ। उस रात मैं ठीक से सो भी नहीं पाई। आंखों के सामने बार बार वही दृश्य घूमते रहे। आदित्य का बदला हुआ चेहरा, उसकी बेपरवाह हंसी और मेरी बेहोश हालत। सुबह होते ही मेरी हालत इतनी ख़राब थी कि मम्मी ने नोटिस किया। उन्होंने कहा कि अगले दिन ऑफिस से छुट्टी लेकर मुझे डॉक्टर के पास ले जाएंगी। लेकिन उस दिन भी आदित्य का व्यवहार बदला बदला था। वह बार बार मेरे कमरे में झांक रहा था, जैसे किसी मौके की तलाश में हो। रात को जब मम्मी पापा जल्दी सो गए तो आदित्य मेरे पास आया और बोला कि दीदी आप बहुत घबराई हुई लग रही हैं, मैं आपके पास बैठ जाता हूँ। मैंने साफ मना किया, लेकिन मैं फिर भी बैठ गया और सिर दबाने लगा। तेल की खुशबू बहुत तेज़ थी। कुछ ही देर में मुझे चक्कर आने लगे, आंखें भारी हो गई और झाँकर भी मैं खुद को जगा नहीं पाई। जब मेरी आँख खुली तो सब कुछ फिर से बदला हुआ था। शरीर में दर्द, सिर भारी और मन में एक अजीब सा खालीपन था। मुझे अब पूरा यकीन हो गया था कि मेरे साथ कुछ बहुत गलत हो रहा है, लेकिन क्या यह मैं समझ नहीं पा रही थी। उसी दिन मैंने खुद डॉक्टर के पास जाने का फैसला किया। मम्मी पापा ऑफिस चले गए, मैंने हिम्मत जुटाई और अकेले ही अस्पताल पहुंच गई। जांच के बाद जब डॉक्टर ने बताया कि मैं गर्भवती हूँ तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। दिमाग सुन्न हो गया। यह कैसे हो सकता था? मैंने तो कभी किसी के साथ ऐसा कोई संबंध नहीं बनाया था। डॉक्टर कुछ और पूछना चाहते थे, लेकिन मैं वहाँ से बाहर निकल आई। सिर में बस एक ही सवाल घूम रहा था कि आखिर मेरे साथ यह सब किसने किया। घर लौटकर मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया। रो रो कर आंखें सूज गई थी। आदित्य दरवाज़ा खटखटाता रहा, लेकिन मैंने नहीं खोला। उस रात मैंने एक फैसला किया कि अब और आँख मूंद कर नहीं रहूंगी। सच्चाई चाहे कितनी भी डरावनी क्यों ना हो, मुझे उसे सामने लाना होगा। अगले ही दिन मैंने एक छोटा सा कैमरा अपने कमरे में छुपा लिया। दिन बहुत डर गया था, लेकिन मन में एक उम्मीद भी थी कि शायद अब मुझे जवाब मिल जाएगा। आदित्य का व्यवहार अब और बेखौफ हो चुका था। वह मेरे करीब आने की कोशिश करता, हाथ पकड़ता, बातों में अजीब सा अधिकार जताता और मैं हर पल खुद को असहाय महसूस करने लगी थी। कैमरा लगाते वक्त मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मैं जानती थी कि यही आखिरी रास्ता है सच सामने लाने का, अपने डर से लड़ने का और उस अंधेरे से बाहर निकलने का जिसे मैं धीरे धीरे डूबती जा रही थी। जब हमने मम्मी पापा के सामने कैमरे की रिकॉर्डिंग दिखाई तो उनका पूरा चेहरा बदल गया। मम्मी सदमे में फर्श पर बैठ गई और पापा की आंखों में गुस्सा और अविश्वास का मिश्रण साफ झलक रहा था। आदित्य पहले तो कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सबूतों के सामने वह चुप रह गया। पापा ने गुस्से में उसके हाथ पकड़ लिए और जोर जोर से थप्पड़ मारने लगे। आदित्य अब पूरी तरह लहलुहान था। उसके चेहरे और नाक से खून बह रहा था। तब उसने आखिरकार सच कबूल किया कि उसने पैसों के लालच में मेरे साथ यह घिनौना काम किया। उसने कहा कि वह कभी भी मुझे बहन नहीं मानता था, उसे केवल पैसे चाहिए था और लोगों को यह दिखाना था कि वह मेरे लिए ऊपर नियंत्रण रख सकता है। इस स्वीकारोक्ति ने मुझे भीतर तक हिला दिया। मैं रोती रही और महसूस कर रही थी कि जिस इंसान पर मैं सबसे ज़्यादा भरोसा करती थी वही मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा खतरा बन गया। उस दिन पापा ने आदित्य को बाहर निकाल दिया और उसे चेतावनी दी कि वह कभी घर के लौट कर नहीं आएगा। मम्मी ने मुझे गले लगाया और कहा कि अब सब ठीक हो जाएगा। उस हादसे के बाद मेरे पेट में पल रहा बच्चा अब सुरक्षित नहीं था। मैं डॉक्टर के पास गई और अबॉर्शन करवाया। यह प्रक्रिया शारीरिक और मानसिक रूप से मेरे लिए बेहद कठिन थी, लेकिन मैंने हिम्मत रखी, यह जानकर कि मेरी ज़िंदगी अब फिर से मेरे हाथ में है। उस घटना ने मुझे तोड़ने के बजाय मजबूत बनाया। अगले कुछ महीनों में मैंने मनोवैज्ञानिक से सलाह ली, धीरे धीरे अपने डर और सदमे से बाहर आई, पढ़ाई पर ध्यान देने लगी और खुद को मानसिक रूप से तैयार किया कि अब मैं कभी किसी पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करूंगी। आदित्य की हरकत ने मुझे यह सिखाया कि परिवार का विश्वास कितना मूल्यवान होता है और किसी पर बिना जांचे भरोसा करना कितना खतरनाक हो सकता है। मैंने अपनी कहानी साझा की ताकि दूसरों को चेतावनी दे सकूं कि अपनी सुरक्षा और आत्मसम्मान को हमेशा सर्वोपरि रखें। किसी भी अनजान व्यक्ति के सहारे खुद को अकेला ना छोड़ें। यह अनुभव मेरी ज़िंदगी का सबसे कठिन अध्याय था, लेकिन इससे मैंने यह सीखा कि डर और दर्द के बावजूद भी इंसान अपनी ताकत से अपनी ज़िंदगी को बदल सकता है। मैंने अपने आप को यह संकल्प दिया कि मैं अपने सपनों और अपने भविष्य के लिए संघर्ष करती रहूंगी। धीरे धीरे मैंने अपनी ज़िंदगी को फिर से पटरी पर लाया, मानसिक रूप से मजबूती हुई और अब मैं अपने जीवन में आगे बढ़ रही हूँ, हर दिन अपने अनुभव से सीखती हुई और दूसरों को जागरूक करते हुए। यह घटना मेरे लिए केवल एक डरावना अध्याय नहीं, बल्कि साहस, जागरूकता और अपनी ज़िंदगी को बदलने की ताकत का प्रतीक बन गई है।
मैं अब अपने अतीत को याद करते हुए भी नहीं हूँ, बल्कि उससे सीखकर खुद को और दूसरों को मजबूत बनाने की प्रेरणा लेती हूँ। मैंने यह सीखा कि परिवार और अपनी सुरक्षा की अहमियत को कभी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में अपने आत्मसम्मान और अधिकार की रक्षा करना ज़रूरी है। आज मैं अपने जीवन के उस अध्याय को अपनी ताकत बनाकर जी रही हूँ और हर दिन यह याद दिलाती हूँ कि कठिन परिस्थितियों में भी उम्मीद और हिम्मत के साथ आगे बढ़ना ही जीवन की सबसे बड़ी जीत है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं कल आपसे एक और नई कहानी के साथ।